हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। और जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, एक जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की, जनवरी से जून तक 2025 तक, उसका आज मैं भाग 3 लेके आया हूँ, जिसमें हम जो आगे की करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी भाग 3 और इसमें हम जो आगे के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारी पहले की जो 2 वीडियो हैं, भाग 1 और भाग 2, उसको हमने चैनल में अपलोड कर दी है, जिसमें हमने जो जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस किया था, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको भी डिस्कस किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। मैं आपके लिए जो नए नए फैक्ट हैं उत्तराखंड से रिलेटेड वो जुटाता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो से। तो आज की हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो का पहला पॉइंट है वह है डिम्मर गांव से ऋषिकेश पहुंचा गाड़ू घड़ा। तो क्या ये गाड़ू घड़ा, एक बार आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो गाड़ू घड़ा तेल यात्रा है, यह बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले तिल के तेल से भरे कलश को बद्रीनाथ ले जाने की एक परंपरा है। और जो गाड़ू घड़ा तेल यात्रा है यह बद्रीनाथ धाम से संबंधित है और इसे तेल कलश यात्रा भी कहते हैं। और यह यात्रा नरेंद्रनगर राजमहल से शुरू होती है। तो जो गाड़ू घड़ा तेल यात्रा है, यह बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुलते हैं तो जो बद्रीनाथ धाम में जो भगवान की मूर्ति है उसको जो है तेल है इससे उनको नहलाया जाता है। तो यह एक तेल कलश यात्रा है और यह नरेंद्र नगर टिहरी से शुरुआत होती है इसकी, और यह बद्रीनाथ धाम चमोली तक जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने पदभार संभाला। तो राज्य में जो 6वां वित्त आयोग गठित हुआ है तो उनके जो अध्यक्ष है वो है और जो उनके सदस्य हैं उन्होंने पदभार संभाला है। तो आइए जानते हैं कि उनके अध्यक्ष कौन है। तो जो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह है एन रविशंकर, और आयोग के सदस्य PS जंगपांगी व डॉक्टर MP जोशी ने शनिवार को IT पार्क स्थित वित्त विभाग के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसके बारे में। तो जो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर ने पदभार संभाला है। जो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह एन रविशंकर है। अगर 6वें वित्त आयोग की बात करें तो यह 3 सदस्य आयोग है, जिसमें पहले हैं एन रविशंकर, दूसरे हैं PS जंगपांगी और तीसरे हैं डॉक्टर MC जोशी। अगर हम उत्तराखंड के जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि ये तो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन रविशंकर, अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वे थे RK दर। अगर हम दूसरे वित्त आयोग अध्यक्ष की बारे में बात करें तो वह है GC श्रीवास्तव। तीसरे अध्यक्ष जो थे वह थे इंदु कुमार पांडे। जो चौथे अध्यक्ष थे वह है TS पपोला, उनके साथ BK जोशी भी थे। और जो 5वें अध्यक्ष थे वह थे इंदु कुमार पांडे। और जो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं एन रविशंकर। बढ़ते हैं हम आगे अपने करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यूज़पेपर से कि भारतीय शादियाँ अपनी अनोखी परंपरा के लिए जानी जाती हैं। उत्तराखंड की शादियों में भी कई खास रस्में होती है, जिनमें तेलबाण एक है। तो उत्तराखंड की शादियों में एक रस्म है तेलबाण। आइए जानती है क्या है ये रस्म। तो उत्तराखंड की शादियों में निभाई जाने वाली तेलबाण रस्म दुल्हन का अपने पैतृक घर से पति के घर में प्रवेश का प्रतीक है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल और लोकगीतों की धुन पर दुल्हन को विदा किया जाता है। सभी लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। रस्म निभाते समय माहौल खुशी और सांस्कृतिक गौरव से भरा होता है। तो जो उत्तराखंड की जो तेलबाण रस्म है, इसमें जो दुल्हन है वह जो अपने पैतृक घर यानी अपने पिता के घर से अपने पति के घर में जो प्रवेश करती है उसका प्रतीक है। टोकरी में दुल्हन। तो तेलबाण रस्म में मामा केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वह दुल्हन को बांस की टोकरी में बैठाकर अपनी पीठ पर ले जाते हैं। यह मामा के प्यार और समर्थन को दर्शाता है। इस रस्म को निभाकर वह भांजी की जीवन यात्रा की नई शुरुआत में मदद करते हैं।
जो हल्दी तेल का श्रृंगार। तेलबान रस्म में दुल्हन को तेल और हल्दी लगाई जाती है। यह श्रृंगार, शुद्धिकरण और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह रस्म घनिष्ठ पारिवारिक बंधन और दुल्हन के जीवन में मामा के महत्व को उजागर करती है। उत्तराखंड की शादियों की यह एक यादगार रस्म है। तो जो तेलबान रस्म है वह दुल्हन का अपने जो पिता के घर से अपने पति के घर में जो प्रवेश का एक प्रतीक है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है वह मामा निभाता है, जो कि लड़की का मामा होता है, वह इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो कि अगर आपसे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर है 1064। आप इस पर कॉल करके जो अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। यह जो 1064 है यह भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया एक टोल फ्री नंबर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है बच्चों को राज्य स्तर पर मिलेगा वीरता पुरस्कार। आइए जानते हैं ये क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। तो अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने वाले राज्य के बहादुर बच्चों को अब राज्य स्तर पर भी वीरता पुरस्कार देने की तैयारी है। राज्य बाल कल्याण परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे 17 फरवरी को राजभवन से मंजूरी मिल सकती है। राज्य के गुलदार से दूसरों की जान बचाकर अदम्य साहस का परिचय देने वाले बच्चों के मामले अक्सर सामने आते हैं। इसके अलावा प्रदेश के वीर बच्चे पानी में बहने से बचाने जैसे कई बहादुरी के काम करते हैं। भारतीय कल्याण परिषद की ओर से पूर्व में राज्य के इन बहादुर बच्चों को हर साल गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन किन्हीं वजहों से कुछ वर्षों से इसके लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से आवेदन नहीं मांगे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब वीर बच्चों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किए जाने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी के बाद राज्य स्तर पर इस तरह के बच्चों के आवेदन लिए जाएंगे, जिसके बाद बाल वीरों को राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो बच्चे हैं जो अपनी जो बहादुरी का प्रमाण देते हैं उनको अब राज्य स्तर पर भी वीरता पुरस्कार मिलेगा। आइए जानते हैं कि जो उत्तराखंड के किन बच्चों को जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर पुरस्कार मिल चुका है। तो उत्तराखंड के 15 बच्चों को अब तक राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिल चुका है। ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की बात हो रही है और राज्य सरकार अब राज्य में भी इनको पुरस्कार देने की संभावना तलाश रही है। तो सबसे पहले टिहरी के हरीश राणा को वर्ष 2003 में सबसे पहले राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। फिर हरिद्वार की माजदा को 2004 में, फिर अल्मोड़ा की पूजा कांडपाल को 2007 में, फिर देहरादून के प्रियांशु जोशी और स्वर्गीय श्रुति लोधी को 2010 में, फिर रुद्रप्रयाग के स्वर्गीय कपिल नेगी को 2011 में, फिर चमोली की स्वर्गीय मोनिका उर्फ मनीषा को 2014 में, फिर देहरादून के लाभांशु को 2014 में, फिर टिहरी के अर्जुन को 2015 में, फिर देहरादून के सुमित ममगाई को 2016 में, फिर टिहरी के पंकज सेमवाल को 2017 में, फिर पौड़ी की राखी को 2019, फिर नैनीताल के सनी को 2020, फिर पौड़ी के मोहित को 2020, रुद्रप्रयाग के नितिन रावत को 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर वीरता पुरस्कार मिला है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कर्णाश्रम महोत्सव। अनिल और दर्शन के गीतों पर थिरके दर्शक। तो जो कर्ण घाटी है कोटद्वार, वहाँ पे महर्षि कर्ण की तपस्थली और देश के नाम देने वाले राजा भरत की जन्म स्थली कर्णाश्रम में बसंत पंचमी के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। तो कर्णाश्रम में बसंत पंचमी के अवसर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। आइए जानते हैं कर्ण आश्रम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो जो कर्ण आश्रम है यह कोटद्वार में स्थित है और जो कर्ण आश्रम है वह हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और जो मालिनी नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। अगर हम कर्ण आश्रम की बात करें तो कर्ण आश्रम का जो वर्तमान नाम है वो चौकी घाटा है और कालिदास ने यहीं शिक्षा प्राप्त की और यहीं मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। जो कालिदास हैं उन्होंने जो कर्णाश्रम को
किसलय प्रदेश कहा है और यहाँ राजा दुष्यंत और एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए यह जाना जाता है। जो कण्वाश्रम है वह राजा दुष्यंत और एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है। और जो राजा भरत था उनका जन्म भी कण्वाश्रम में ही हुआ है और कण्वाश्रम को 2023 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है शक्तिपीठ कालीमठ मंदिर में अस्त्र और शस्त्र के साथ विराजमान है माँ सरस्वती। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में शक्तिपीठ कालीमठ में माँ सरस्वती अस्त्र शस्त्र धारण कर विराजमान है। यह देश में संभवतः एकमात्र मंदिर है जहाँ माँ सरस्वती इस रूप में है। साथ ही इस शक्तिपीठ में त्रिशक्ति माँ महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती अपने अपने मंदिर में विराजमान है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के साथ ही वर्ष भर लाखों श्रद्धालु आराध्य के दर्शन कर पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय मार्ग पर गुप्तकाशी कालीमठ कोटमा चौमासी मोटर मार्ग पर गुप्तकाशी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कालीमठ मंदिर स्थित है। यहाँ काली नदी के किनारे माँ महाकाली का शक्तिपीठ है। इस मंदिर परिसर में माँ महाकाली की प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ माँ काली की मूर्ति ही नहीं बल्कि श्रीयंत्र की पूजा की जाती है और रजत पट से ढका रहता है, जो रजत पट से ढका रहता है। इस मंदिर में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के मंदिर हैं जहाँ आराध्य की काले पत्थर की मूर्तियाँ। विशेष यह है कि यहाँ माँ सरस्वती की मूर्ति अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। आज जब भी माँ सरस्वती को देखते हैं तो वो वीणा धारण करती है। लेकिन गुप्तकाशी जो रुद्रप्रयाग में स्थित है यहाँ एकमात्र जो ऐसा मंदिर है, यह देश में पूरा एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ जो सरस्वती माता है वह अस्त्र शस्त्र के साथ विराजमान है। बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 18 मई को खोले जाएंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। तो जो रुद्रनाथ मंदिर है जो कि जिसको चतुर्थ केदार भी बोला जाता है, उसके जो कपाट है वो 18 मई को खोले जाएंगे। आइए जानते हैं रुद्रनाथ मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जो रुद्रनाथ मंदिर है इसको चतुर्थ केदार कहा जाता है और यह चमोली में स्थित जो यह मंदिर है इसमें भगवान शिव के मुख या रुद्र की पूजा होती है। और जो रुद्रनाथ मंदिर है यह पितृ तीर्थ के लिए जाना जाता है। और जो रुद्रनाथ मंदिर है इसकी अगर मैं शीतकालीन पूजा की बात करूं तो इसकी शीतकालीन पूजा गोपेश्वर मंदिर में होती है। और जो यह क्षेत्र है रुद्रनाथ मंदिर का क्षेत्र, यह क्षेत्र ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रह्म कमल काफ़ी ज़्यादा होता है तो यह ब्रह्म कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है रेल बजट से उत्तराखंड को मिलेंगे 4,641 करोड़। तो जो केंद्र लेवल पर जो बजट पास हुआ है उसमें जो रेल बजट है उसमें उत्तराखंड को 4,641 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसमें साथ ही साथ जो उत्तराखंड का जो 49 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है उसको मिलेगा कवच। कवच एक सिस्टम है, आगे हम इसकी बात करेंगे। रेल मंत्री ने वर्चुअल प्रेस वार्ता से दी जानकारी। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो कवच है सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड को रेल बजट से कितना पैसा मिला है 4,641 करोड़। अब हम जो 49 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो को मिलेगा कवच के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मतलब कवच है क्या, तो कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। एक सिस्टम है जिसमें कि अगर दो ट्रेनें आपस में मतलब एक ही रेल पटरी में आ रही है तो कवच सिस्टम पहले ही ऑटोमेटिक ट्रेन को रोक देगा। वह पहले ही ये बता देगा कि आगे से ट्रेन आ रही है, जिससे कि दुर्घटना जो होने की संभावना है वह कम हो जाएगी। जो यह कवच सिस्टम है यह भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया और 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के पास स्थल पर निरीक्षण इसका किया गया। और जो अमृत भारत स्टेशन योजना में जो अब ये अलग फैक्ट है कि अमृत भारत स्टेशन जो योजना है उसमें उत्तराखंड के 3 स्टेशनों हर्रावाला जो देहरादून, रुड़की, लालकुआं, नैनीताल के रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जो कि उत्तराखंड के रेल से संबंधित है। तो उत्तराखंड में जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना चल रही है
आइए जानते हैं कि क्या ये रेल परियोजना है। तो जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, यह 125 किलोमीटर की रेल परियोजना है। और जो ये 125 किलोमीटर है, ये केवल सुरंगी परियोजना है और इसमें कुल 46 सुरंग है। सितंबर 2011 में रेल लाइन बनाने का जिम्मा रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा था। और अगर हम इसकी कुल किलोमीटर लंबाई की बात करें तो यह 213 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कि 125 किलोमीटर जो है वह केवल सुरंग है। जो यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, इसमें कुल 13 जो स्टेशन बनेंगे। आइए जानते हैं ये 13 स्टेशन कहाँ कहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले वीरभद्र जो कि ऋषिकेश में है, योग नगरी ऋषिकेश में, शिवपुरी, उसके बाद व्यासी, फिर देवप्रयाग। जो देवप्रयाग वाला जो यहाँ पे सुरंग है टनल 8, वह जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। फिर है ज्ञानसू जहाँ पे स्टेशन बनेगा, फिर मलेथा, फिर श्रीनगर, फिर धारी देवी, फिर घोलतीर, फिर तिलड़ी, फिर गोचर और फिर लास्ट में कर्णप्रयाग। तो जो इसका पहला स्टेशन है वह है वीरभद्र और जो इसका लास्ट जो स्टेशन है वह है कर्णप्रयाग। बढ़ते पे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 1050 मेगावाट की 3 पंप स्टोरेज बिजली परियोजना को दी मंजूरी। आइए जानते हैं कि यह जो 1050 मेगावाट की 3 पंप स्टोरेज बिजली परियोजना है यह कौन कौन सी है। तो जो इसमें सबसे पहली पंप स्टोरेज परियोजना है वह है इछाड़ी पंप स्टोरेज परियोजना, जो कि 600 मेगावाट की है और यह देहरादून में स्थित है और यह टोंस नदी पर बनाई जा रही है। जो दूसरी परियोजना है यह है लखवाड़ व्यासी पंप स्टोरेज परियोजना, जो कि 300 मेगावाट की है और यह भी देहरादून में है और यह यमुना नदी पर है। जो तीसरी परियोजना है वह है व्यासी कटापत्थर पंप स्टोरेज परियोजना, जो कि 150 मेगावाट की है, यह भी देहरादून में है और यह यमुना नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं पे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है राज्यपाल के संबोधनों के संकलन आत्मा के स्वर का विमोचन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन में आत्मा के स्वर खंड 3 पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों, दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के दिए गए 108 प्रमुख संबोधनों का संकलन है। 478 पृष्ठ की पुस्तक के संबोधनों में राज्यपाल के प्रेरणादायक विचार राष्ट्र सेवा, एआई टेक्नोलॉजी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवा जागरूकता आदि से जुड़े विषयों पर केंद्रित है। आत्मा के स्वर के तीसरे खंड में एक नई पहल के रूप में क्यूआर कोड जोड़े गए हैं, जिनकी सहायता से पाठक यूट्यूब पर सीधे संबोधन सुन सकते हैं। इससे पुस्तक डिजिटल रूप से अधिक सुलभ और प्रभावी हो गई है। इससे पूर्व आत्मा के स्वर के 2 खंड पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। राज्यपाल ने इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग करने वाले राजभवन सूचना परिसर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना डॉक्टर नितिन उपाध्याय सहित राजभवन सूचना परिसर के अधिकारी उपस्थित रहे। तो जो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, उन्होंने जो अपनी पुस्तक जो राजभवन के आत्मा के पुस्तक का जो विमोचन किया है, राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, उन्होंने राजभवन में जो आत्मा के स्वर खंड 3 पुस्तक का विमोचन किया। यह जो आत्मा के स्वर पुस्तक है ये गुरमीत जो सिंह जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे संबंधित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो यह भी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि उत्तराखंड को भी रेलवे में मिलेगा कवच, 49 किलोमीटर होगा कवर। तो उत्तराखंड का जो 49 किलोमीटर रेल का जो एरिया है वहाँ पे जो रेलवे जो कवच सिस्टम है वह उत्तराखंड को मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है नरकोटा में पुल के लिए अब नया डिज़ाइन बनेगा। तो क्या है ये नरकोटा पुल, जो आइए जानते हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा में पुल के लिए नया डिज़ाइन बनेगा। इस डिज़ाइन की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृति मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। तो जो रुद्रप्रयाग का जो नरकोटा पुल है यह बीच में ध्वस्त हो गया था, तो अब इसका जो नया डिज़ाइन इसे नए डिज़ाइन में बनाया जाएगा।
तो यहाँ पे भी यही फैक्ट है कि जो नरकोटा पुल है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है और जो ये है ये अलकनंदा नदी पर है। बढ़ते हुए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हरित पहल 2.77 हेक्टेयर में होगा खेल वन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों से ग्रीन गेम्स का संदेश देने की तैयारी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप वन विभाग की 2.77 हेक्टेयर जमीन को खेल वन के रूप में तैयार किया जाएगा। इस भूमि पर राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 1600 खिलाड़ियों के नाम से रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल वन का शुभारंभ करेंगे। तो उत्तराखंड में जो इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें जो हरित पहल है उसको बढ़ावा देने के लिए जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में है उसी के समीप जो 2.77 हेक्टेयर की ज़मीन है उसको खेल वन के रूप में तैयार किया जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है यूसीसी के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन। तो जो हमारी जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू है उसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है और जो इसकी अध्यक्ष बनाई गई है वह जो उत्तराखंड की जो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आइए जानते हैं यूसीसी के बारे में। तो यूसीसी के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। अगर हम यूसीसी की बात करें तो यह अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है जो कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं उसके अंदर यह शामिल है। जो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है क्योंकि और आज़ादी से पहले गोवा एकमात्र राज्य है जिसने यूसीसी 1867 को लागू हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है और स्वतंत्रता से पहले गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें यूसीसी लागू हुआ था और गोवा में जो यूसीसी लागू हुआ था वह 1867 में ब्रिटिश जो काल था उस वक्त लागू हुआ था और उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर थे वह थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। आइए जानते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। तो 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। तो उत्तराखंड में यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जो कि 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति थी जिसमें जो 5 सदस्य थे वह थे रंजना देसाई, प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, मनु गौर और सुरेखा डंगवाल। इसमें जो रंजना देसाई थी यह जो विशेषज्ञ समिति जो बनी थी पहले की उनकी अध्यक्ष थी और जो यह विशेषज्ञ समिति थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सौंपी थी। बनी 27 मई 2022 को थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सौंपी थी। जो यूसीसी विधेयक है यह 8 मार्च 2024 को विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया गया। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का इसमें जो क्या अनुमोदन मिला 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला और 27 जनवरी 2024 को पूरे राज्य में से लागू कर दिया गया। और जब यूसीसी को लागू किया गया इसके पूर्व 9 देशों का अवलोकन किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है राजभवन में अब दिखेंगी तितलियों की अटखेलियाँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो राजभवन में जल्द ही तितलियों का रंग बिरंगा परिवार देखने को मिलेगा। इसके लिए प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर बटरफ्लाई गार्डन तैयार किया जा रहा है। तो राज्य में जो बटरफ्लाई गार्डन है यह राजभवन देहरादून में तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो जो बटरफ्लाई गार्डन है यह राजभवन देहरादून में तैयार किया जा रहा है। अगर हम राज्य तितली की बात करें तो उत्तराखंड जो राज्य तितली है वह कॉमन पिकॉक या लोग मोर है जिसको कि राज्य सरकार ने 7 नवंबर 2016 को राज्य की तितली घोषित किया। अगर हम इसके संशोधित नाम की बात करें इसका हाल ही में जो नाम है वह संशोधित हुआ है। अब इसे वूली वेडेंट पिकॉक के नाम से जाना जाएगा। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो
बाइनर। और अगर हम जो ये बटरफ्लाई एक तो गार्डन है जो देहरादून में तैयार किया गया है, एक बटरफ्लाई जो पार्क है यह लच्छीवाला देहरादून में बना है, जो कि 2016 में बना था। जो कॉमन पिकॉक या लोकमोर तितली है, यह हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है और इसे 1996 में लिम्बा बुक ने सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है और यह टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, प्रदेश को मिली पहली शॉटगन शूटिंग रेंज। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रुद्रपुर हल्द्वानी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 46वीं वाहिनी पीएससी में नवनिर्मित शॉटगन शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया। खिलाड़ियों ने रेंज में अभ्यास शुरू कर दिया है। इन शूटर्स के साथ खेल मंत्री ने भी शूटिंग करने का अनुभव लिया। राष्ट्रीय खेलों के तहत 7 फरवरी से शॉटगन शूटिंग की इवेंट होगी। तो जो हमारे जो खेल मंत्री रेखा आर्या है, इन्होंने जो प्रदेश की जो पहली जो शॉटगन शूटिंग रेंज है इसका लोकार्पण किया और यह जो पहली शॉटगन शूटिंग रेंज है यह रुद्रपुर में खोली गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है नोएडा में हर्बल एंड फूड पार्क विकसित करेगी पतंजलि। तो जो नोएडा उत्तर प्रदेश में हर्बल और जो फूड पार्क है वह पतंजलि विकसित करेगी। ये जानते हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे इसमें। तो जो उत्तराखंड में जो हर्बल पार्क है यह 2021 को माणा में इसका उद्घाटन किया गया था। तो जो हर्बल पार्क है जो उत्तराखंड में वह माणा में बना हुआ है, 2021 में यह बना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मखाना की खेती होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो प्रदेश सरकार राज्य में मखाना और सिंघाड़ा की खेती की योजना बना रही है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवरों में मखाना व सिंघाड़ा का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए आगामी बजट में व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के स्टोर खोले जाएंगे। तो इसमें बेसिकली यह कहा गया है जो मखाना की खेती है जो राज्य में शुरू होगी उसके लिए जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में इसको सबसे पहले इसकी जो खेती है वह की जाएगी। इसमें हमारा यही पॉइंट था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड के 5 शहरों के लिए बनेगा अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लांट। आइए जानते हैं कि ये 5 शहर कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत राज्य के 5 शहरों के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान URMP बनेगा। सेंट्रल लेवल अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लांट स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक में इस संबंध में चर्चा की है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में राजधानी के एक होटल में आयोजित बैठक में गंगोत्री, हरिद्वार, हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर और ऋषिकेश विकसित किए जाने के संबंध में विचार किया गया है। तो जो उत्तराखंड के जो 5 शहरों के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लांट है वह गंगोत्री, हल्द्वानी, काठगोदाम, हरिद्वार, रामनगर और ऋषिकेश में इसका प्लान बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है शंभू ग्लेशियर जाने के लिए नदी पर बनेगा पक्का पुल। तो इसमें बेसिकली यही हमारा पॉइंट है कि जो शंभू ग्लेशियर है यह बागेश्वर में स्थित है और इसमें जो नदी पर जाने के लिए एक पक्का पुल निर्माण किया जाएगा। तो जो शंभू ग्लेशियर है यह कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह ये है कि अभी हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, उत्तराखंड के जो 11 नगर निगम है वहाँ चुनाव हुए थे, तो उसमें एकमात्र जो श्रीनगर में जो निर्दलीय आरती भंडारी ने जीत हासिल की थी। बाकी जो 10 के 10 जो नगर निगम है उसमें जो बीजेपी की पार्टी के थे उन्होंने जीत हासिल की थी। एकमात्र जो श्रीनगर है यहाँ जो आरती भंडारी जो की निर्दलीय लड़ी थी उन्होंने जीत हासिल की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हिम तेंदुओं की दुनिया का खुलेगा रहस्य। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में।
तो बागेश्वर वन प्रभाग में हिम तेंदुओं की दुनिया का रहस्य जानने के लिए वन विभाग अध्ययन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बजट स्वीकृत हुआ है। अध्ययन के बाद हिम तेंदुओं के संरक्षण के कदम बेहतर ढंग से उठाए जाएंगे। बागेश्वर वन प्रभाग के पिंडारी, काफनी, सुंदरढूंगा आदि क्षेत्र उच्च हिमालय वन्यजीवों की दृष्टि से बेहतर माने जाते हैं। करीब 12 साल पहले इलाके में वन विभाग के सहयोग से वैज्ञानिक विपुल मौर्य ने अध्ययन किया था। उस समय पिंडारी ग्लेशियर में लगाए ट्रैप में पहली बार तिब्बती भेड़िया रिपोर्ट हुआ था। बाद में एक हिम तेंदुए की फोटो भी आई थी। अब हिम तेंदुओं के अध्ययन के लिए 1 साल का समय तय किया गया है। तो जो बागेश्वर वन प्रभाग है और वन विभाग है उत्तराखंड का, वह हिम तेंदुओं पर अध्ययन करेगा और उनसे जुड़े रहस्य खोलेगा। तो इसका पॉइंट यही था। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जो आपका जो हमारी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसकी जो नई वीडियो है वो आपको मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद।